बच्चों, क्लास 10th वाले आपका मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल करा रही थी। जैसा कि मैराथन मैंने कहा था मैं एनसीईआरटी वाइज रिवाइज कराऊंगी बेटा, तो उसी का आज सेकेंड पार्ट मैं कर रही हूँ जो बनाऊंगी। बिकॉज काफी थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सा न्यू ईयर था, बर्थडे था, वो सब हो जाता है। थोड़ा सा आप भी समझ सकते हो, आप पढ़ने बैठते हो सोचते हो कुछ होता नहीं है, बट कोई बात नहीं। कुछ बच्चों ने रिस्पॉन्स भी किया, मैम प्लीज बेसिक से पढ़ाया करिए, हम लोग को आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हो, बस बेसिक्स क्लियर नहीं बेटा। तो देखो एक चीज मैं बोलूँ आप लोग के लिए कि बेटा अगर मैं इस वक्त बेसिक्स की बात करूं तो यार टाइम थोड़ा सा जा चुका है, बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप एनसीईआरटी समझ लो और क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे भी क्वेश्चंस भी कराने हैं आपके। तो चलिए उसी में हम लोग सेकंड पार्ट बात करेंगे। हम लोग ने पूरा पढ़ लिया था। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, पार्ट 1। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। क्या बात करेंगे कि मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए यही टॉपिक थी, ठीक है। इस टॉपिक पे हमें क्या करना है, आप बात करना है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि एक तो पहली बात आप ये देख लीजिए, मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, यही हेडिंग है। तो देखिए मैं आपको बोल रही हूं कि कुछ ना करिएगा बेटा, ये देखिए मेटल और ये क्या है, नॉन मेटल। तो एक बात आप मेरी बहुत ध्यान सुनिएगा, क्लास 10, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपको पता हो शायद कि मेटल्स जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट, ऐसा बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। क्या करते हैं, लॉस करते हैं, ठीक है। यही बात आपको समझनी है। जबकि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होंगे आपके, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन। याद रखिएगा, बस एक ही कॉन्सेप्ट से आपका काम हो जाएगा, मतलब कि एक काम आपको करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि ये कितना लॉस करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, ये तब तक लॉस करेंगे जब तक कि इनके आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ना बचे। क्या ना बचे, 8 इलेक्ट्रॉन। और ये तब तक लेंगे जब तक इनके आउटर शेल में क्या ना हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ क्लास 10 तक है, क्योंकि यहाँ पे डी ऑर्बिटल की कोई लोचा नहीं है, वरना ये कहानी 18 में कन्वर्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा, मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्या करने के लिए, आउटर शेल में, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करने के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 करने के लिए। सेम नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में बनाने के लिए। बस ये अगर हो गया तो जान लीजिए वो जो भी मेटल्स होंगे या नॉन मेटल वो स्टेबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्टेबल। और एक चीज और याद रखिएगा, इन्होंने जितना, मान लीजिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो जितना इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा या एक्सेप्टेंस होगा उतना ही बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, बॉन्ड। एक चलते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ एक एग्जांपल लेकर के, फिर आप ब्लैक कलर हटा देती हूँ क्योंकि ये इसी का कलर है और इसी में छिप जा रहा है। तो हम लोग लेते हैं आज पिंक कलर, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपने जो दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है सोडियम, ठीक है। आपको पता है सोडियम क्या है, मेटल है, ठीक है। सेम दूसरा आपका दिया है क्लोरीन, ये क्या है, नॉन मेटल है, सबको पता है, बेसिक सी बात है। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है बेटा, जबकि क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है ना। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते थे, क्लास 9 में सिखाया गया था, 281, यही तो हुआ। देखिए क्या हो गया, 281। सेम यहाँ पे आप देख लीजिए क्लोरीन का 2, 8 और 7। तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, क्या हो रहा है बेटा, ध्यान सुनिएगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं ना, इसके आउटर शेल में इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसको करना है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है। तो यानी कि जो Na है, मैं यहां लिख दे रही हूं बड़ा सा, Na है, इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो ये किस में बन गया, Na प्लस में, और साथ में इसका 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। सही बात है ना, एकदम। देखिए क्या बन गया, Na प्लस, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस का चार्ज बनता है, ठीक है। अब सेम चीज आप यहां देखो, 287, क्लोरीन के पास कितना आउटर शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 करना है। कितना करना है, 8 करना है। तो वो इसी का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो ले लेगा, ठीक है। तो देखिए अगर क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन प्लस किया, ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, Cl माइनस, ठीक है। आपको पता है Cl माइनस, अब जब आप लिखोगे तो यहाँ पे दो कहानी बन गई। एक तो आपका बन के आ गया Na प्लस में आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पे टोटल 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचे कि नहीं आउटर शेल में। जबकि आप यहाँ क्लोरीन को देखोगे तो क्लोरीन Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया है, तो इसके पास क्या हो गया, 2, 8 और 8। देखिए आउटर शेल कितना हो गया, 8 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो ये दोनों स्टेबल हैं, यही तो मैंने आपको बताया था ना,
स्टेबिलिटी का रूल क्या कहता है कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल। देखिए ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल। और इन्होंने शेयरिंग कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो जिसने जिसको शेयर किया है वो बॉन्ड का डायरेक्शन, वो बॉन्ड का डायरेक्शन। यानी कि आप जब NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हो तो देखिए ये प्लस करते हो, ये Cl माइनस, यहां से ऐसे बना देते हो, यही आपका NaCl, ऐसा बनाते हो आप। ठीक, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए जो चीज मैंने आपको बताई है वही इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो चलिए देखते हैं क्या बोला इन्होंने। जो सोडियम है, राइट, 1 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, सही बात है, मैंने आपको बताया। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है कहां से, एम सेल से। एम सेल अब आप देखिए थोड़ा 9th क्लास आपने पढ़ा था, मैं बता दे रही हूं कि जब आपने पढ़ा था एटम तो उसकी शेल्स पढ़ी थी। शेल्स में सबसे पहली शेल क्या थी, के, फिर एल, फिर एम। तो आपने भी जब सोडियम का लिखा था बेटा, तो सोडियम में यहाँ कितना था, 2, फिर 8, 1। एम शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन कहां से लूज हो रहा है, एम सेल से। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन कहां से लूज कर रहा है बेटा, एम सेल से। कहां से, एम सेल से। देन इट्स एल सेल नाउ बिकम्स द आउटर मोस्ट सेल। यही तो बात बताइए, अगर मान लो ये एम वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो ये ऑर्बिटल खत्म, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी बनेगी, एल वाली बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो देखिए यही बात बोला है, क्लियर। अब बोला है जो न्यूक्लियस है उसके पास कितने प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन्स तो कितने हैं, 11 ही रहेंगे, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। आप ऐसे देखो, मेरी बात थोड़ा सा और सुनो इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा था एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11, सही। एटॉमिक नंबर में आपने पढ़ा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी क्या होगा, 11। अब ये बताओ आपने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, और प्रोटॉन कितना है, 11। वही बात इन्होंने लिख रखी है कि आपका प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 11 होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 10 हो गया। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। क्या आएगा, प्लस। अब भाई प्रोटॉन ज्यादा है ना, प्रोटॉन अपना चार्ज दिखाएगा कि नहीं, इस पे क्या आ गया, प्लस। जबकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जो भी अभी आपको मैंने बताया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेम जो मैंने आपको बात बताई ना बेटा, वही सेम बात ये है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, सोडियम से आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और 8 इलेक्ट्रॉन 17 की जगह क्या हो जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन, जिसलिए इस पे क्या आता है, Cl माइनस। एनायन क्या आता है, Cl माइनस। देखिए कुछ ऐसा ही तो मैंने आपको बताया था ना। देखिए Na से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, Cl माइनस, यही बना ना। अब देखिए Na ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर बनाने को आता है। अच्छा एक चीज और, जो अलग इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप एक काम करिए, मान लीजिए एक मेटल है, एक नॉन मेटल। मैंने आपको क्या बताया, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन को आप डॉट के फॉर्म में दिखा लीजिए, जितना भी आपके पास है डॉट के फॉर्म में दिखा लीजिए, ठीक है। जबकि जो नॉन मेटल है उनका क्रॉस दिखा लीजिए, तो इससे आसानी रहेगी। जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, जैसे आपके पास एग्जांपल मान लीजिए मैं सोडियम का बनाती हूँ यहाँ सपोज करके, तो ये सोडियम था, ठीक है। सोडियम के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर शेल में आपने पढ़ा आउटर का ही बनाइएगा, 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, सेम। क्लोरीन के आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, तो 7 बना लीजिए, ये 7 बन गया कि नहीं। अब आपको पता है इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसको दे दिया है, तो ये दे दिया, तो जो कंपाउंड बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, उठा के रख लीजिए, ये देखिए Na प्लस और Cl माइनस, इस पे प्लस बना दीजिए, तो एकदम आसान है। और हाँ एक चीज और, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। याद रखिएगा जहां इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो, वो बॉन्ड क्या कहलाता है, आयोनिक बॉन्ड। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आपको भी आएगा बनाने के लिए, आयोनिक स्ट्रक्चर बनाने को आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इसी को हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अच्छा आयोनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा फोर्स होगा बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्यों होगा, सुनिएगा ध्यान से। आपने पढ़ा मेटल पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव, नॉन मेटल पे कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। अब बताओ पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, एक तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा चार्ज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। याद रखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयनिक कंपाउंड के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों, रीजन दिया है, देखिए सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट टू अपोजिटली चार्ज आयन। कभी भी ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं था, ये अपोजिट चार्ज के फॉर्म में ऐसे आता है। देखिए Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस और Cl माइनस, फिर आगे Na प्लस, ऐसे ग्रुप में ये लोग क्या होते हैं, एक दूसरे से केटायन एनायन से घिरे रहते हैं, ठीक है। आगे प्रॉपर्टी, अब एक एग्जांपल और दिया है, तो चलिए देखते हैं मैग्नीशियम का। अब मैं बना के आपको दिखाती हूँ, बस आप करते जाओ, कॉपी ले लो, मैं आप करो एकदम उठा करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए
मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बेटा 12 होता है। आउटर शेल की हम बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, आउटर, तो Mg, कलर थोड़ा सा चेंज करूंगी ताकि आपको आसानी हो। ये देखिए यहाँ पे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। ओके, अब देखो क्लोरीन, क्लोरीन से रिएक्शन है ना, तो क्लोरीन यहाँ पे हो गया, इसके में आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना आपके, हो गए ना। अब आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इसको दे देगा, इसको दे दिया इसने, एक इसको दे दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया बताइए, Mg+2 बन गया कि नहीं बन गया। और क्लोरीन की हालत क्या हो गई, देखिए ये तो रहेगा जो रहेगा, एक यहां आ गया, एक यहाँ आ गया, देखिए इसका शेयर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको आप ब्रैकेट में दिखा दो, ये दो क्लोरीन दिखा दो, तो ऐसा क्या करते हैं, दोनों क्लोरीन एक साथ कर देते हैं, इन्होंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, क्या लिख दिया, Mg+2Cl, सेम स्ट्रक्चर, इसको ब्रैकेट में करके 2 कर दिया। आपने पढ़ा भी है कि जब मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होता है, क्लोरीन पे -1 क्रॉस कर देते, क्या बना था, MgCl2। तो ये तो हो गया, आप कंपाउंड तो बना लोगे बेटा, लेकिन जब आपसे कहेगा स्ट्रक्चर बनाओ ना, क्या बोलेगा, आयनिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाओ, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग ट्राई करिए। अच्छा, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन देती हूँ, उनको आप ट्राई करिएगा। क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, आप बनाइएगा Al2O3, ट्राई करिएगा, आसानी से बन जाएगा, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल हेडेक ना लीजिएगा, ट्राई करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आप देखिए वही मैंने क्या कहा, इसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते हैं, मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ डिफिनेशन डायरेक्ट आया हुआ है, डिफिनेशन डायरेक्ट आपको लिखना ही लिखना है। क्या लिखा हुआ है, द कंपाउंड्स, पढ़िए, व्हिच मैनर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल टू नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक कंपाउंड, इसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे कैटायन और एनायन प्रेजेंट होते हैं, सही, कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज और, इसमें क्वेश्चन पूछा कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन, आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा वो कैटायन, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन, तो Mg क्या होगा, कैटायन, और Cl क्या होगा, एनायन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, क्या दिया है, प्रॉपर्टीज, तो हम लोग आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो मैं आपको पहले बता दूं, चलिए एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करते हैं क्यों। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया प्रॉपर्टीज में, पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताया बेटा, कि इनके बीच में जो फोर्स होता है, पहली बात ये सॉलिड होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, ये बहुत ही ब्रिटल हार्ड होते हैं, इनके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे, अगर आप करोगे भी तो ये टूट जाएंगे। आपको पता है, एग्जांपल ले लो, आप नमक ले लो, खड़ा नमक, खड़ा लीजिएगा, पिसा हुआ मत ले लीजिएगा, आप क्या करोगे उसको, ठीक है, जब आप हैमर करोगे तो फूट जाएगा बेटा, तो टूट जाएगा, लेकिन क्या अपना शेप नहीं बदलेगा। दूसरा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबकी हाई होती है, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। अगर रीजन पूछा जाए क्यों, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। अब ये स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन क्या है बेटा, एक प्लस चार्ज मान लो और एक नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा था अपोजिट चार्ज बहुत तगड़ा अट्रैक्शन शो करते हैं, तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इसी वजह से ये आसानी से ना मेल्ट होते हैं ना बॉइल होते हैं। अगला बात करते हैं सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी आपने नमक देखो, नमक आपने देखा है ना, नमक पानी में घुलता है कि नहीं, तो एक शब्द होता है, ये जनरली पानी में तो सॉल्युबल है, आपके में जो लिखा है उतना पढ़ो, जितना कि इसमें पानी में, लेकिन क्या आप नमक कभी तेल में डाल दो तो क्या घुलता है, नहीं घुलता है ना, तो याद रखिएगा केरोसिन, पेट्रोल, इन सब में इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल मतलब नहीं घुलेगा। अच्छा, अब हम इसको इरेज करेंगे, क्योंकि जो ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, ध्यान सुनिएगा। पहली बात, कभी भी अगर सॉलिड फॉर्म में कोई चीज है, सॉलिड कंपाउंड है, तो वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर याद रखिएगा वो मेल्ट फॉर्म दिया हुआ है, क्या दिया है, मेल्ट है, फ्यूज्ड है, फ्यूज मतलब पिघला हुआ, या फिर एक्वस है, क्या है, एक्वस, इन तीनों कंडीशन में अगर आपका आयनिक कंपाउंड है, क्या है, आयनिक कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, याद रखिएगा, बस इतना। क्यों होता है, रीजन सुनो। सॉलिड वाले आयंस नहीं बनाते, मैं यहाँ लिख रही हूँ, सॉलिड वाले आयंस, जैसे देखिए आपके पास सॉलिड नमक है, तो क्या वो आयंस में टूट जाएगा, नहीं टूटेगा ना, वो NaCl ही रहेगा।
तो ना Na प्लस बनता है ना Cl माइनस, मतलब आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जब ये मेल्ट हो जाता है तो ये इजिली किसमें टूट जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस में। सेम पानी में रहेगा तब भी किसमें टूट जाएगा, Na प्लस में और Cl माइनस। मतलब जब ये मेल्ट फॉर्म में रहेगा, फ्यूज्ड या एक्वस किसी भी स्टेट में रहेगा, तो ये आयंस का फॉर्मेशन करेगा और वही आयंस क्या करेंगे, मोशन करेंगे। आयन जब मूव करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो चलिए देखते हैं, वही लिखा हुआ होगा, पढ़िएगा। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ठीक है, बेसिक बात है। अ सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयन, ठीक है, इसीलिए मूव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नो डाउट। लेकिन देखिए क्या लिखा है, इन सॉलिड स्टेट, ये पूछा गया क्वेश्चन, इन सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इज सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। इसका रीजन भी पूछा गया है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जब आयंस में नहीं टूटेगा, उसका रिजिड स्ट्रक्चर है तो टूटेगा नहीं, तो आगे क्या कहते हैं, ये आयंस बनेंगे ही नहीं, तो कहां से कंडक्टिविटी आप कराओगे, नहीं पॉसिबल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मोल्टेन में पॉसिबल है, मैंने यहाँ लिख दिया, ये आपकी समरी, मोल्टेन में, एक्वस में, फ्यूज्ड में पॉसिबल है, क्योंकि ये आयंस में टूट जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते रहिए, ठीक है। आप लोग को लग रहा होगा मैम एकदम सीरियस पढ़ाती रहती है, बेटा कभी सीरियस भी पढ़ के देखो यार, बहुत मजा आएगा। बीच में क्या मैं गाना गाऊं, आई चिकनी चमेली, लाइक नहीं कर सकती ना, बिकॉज मैंने कहा टाइम बहुत कम है। आप कभी कभी चीजों को पढ़ने की कोशिश करो बेटा, आपको समझ में आएगा बहुत आसानी से। इसके 3 पार्ट मैंने कहा था बनाऊंगी, पहला मैंने अपलोड कर दिया, दूसरा मैं बना रही हूँ, और इवन थोड़ा सा इसलिए आपको लग रहा होगा मैं जस्ट सो के उठ के आई हूँ, बस बनाने ही लगी हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सारे वीडियो शाम में बनाती थी, अभी मैं एकदम मॉर्निंग में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। और हाँ, अभी हो सकता है इसको मैं वापस रिपीट कराऊँ, चीजें कराऊँ, तो एक बार बस बहुत डिटेल पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि ये भी है ना, अगर आपको डिटेल नहीं बताया तो क्या करोगे यार, थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए बात करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। भैया सीधी सी बात है, आपने पढ़ लिया मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, कैसे आयंस, मेटल और नॉन मेटल एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। अब बात ये आती है कि मेटल पाए कहाँ जाते हैं, कहाँ होंगे मेटल्स। सबसे अच्छा ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा है, मेटल्स हमेशा अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ के सरफेस से पाया जाता है ना, मेटल पाया जाता है। तो बस वही चीज आपको देख लीजिए, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, क्या उसमें कहानी बनाई जाए, कौन कौन से, जैसे समुद्र में, सी वाटर में कौन कौन सा नमक, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एलिमेंट्स कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, अब कुछ दिया हुआ, आप में क्वेश्चन था ओर और मिनरल, याद रखिएगा, अभी मैं बताती हूँ। ओर और मिनरल, मिनरल क्या होता है, जो नेचुरली अकरिंग अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को मिनरल बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 23 में या 22 में आया हुआ कि मिनरल और ओर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो नेचुरली एलिमेंट्स है, कंपाउंड अर्थ में क्रस्ट में पाए जाते हैं मेटल्स के, उन्हीं को हम मिनरल बोलते हैं। जबकि कहीं पे अगर किसी भी, अब देखिए किसी भी मिनरल में अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में, ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर कहीं भी एक मिनरल आपने ले लिया, उसमें कोई एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट बहुत ज्यादा, तो उसको उसी का ओर कह देते हैं, क्या कहते हैं, ओर। तो देखिए लिखा हुआ है, मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल, जैसे किसी में मान लीजिए पोटेशियम ज्यादा है, किसी में एल्यूमिनियम ज्यादा है, तो जब पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट बहुत ज्यादा होगा तो उसको हम यूज करते हैं उस मिनरल को, उस एलिमेंट को निकालने के लिए, उसी को हम बोलते हैं ओर्स। क्या कहते हैं, ओर्स। याद रखेगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि आपका काम है ओर और मिनरल में डिफरेंस लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब कैसे आप निकालोगे मेटल्स, तो आपको ये तो पता चल गया कि अर्थ में ये पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। अब आपकी बात है निकालने की, तो देखिए मेटल को निकालने के लिए इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहली कैटेगरी इन्होंने जो रखी है, मैं बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, कौन से, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, दूसरा नॉर्मल रिएक्टिव और तीसरा नॉन रिएक्टिव, ठीक है। 3 कैटेगरी में आप करो तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जब आप स्टार्ट करिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर आर फाउंड इन फ्री स्टेट। सही, कॉपर और सिल्वर जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं, किसके फॉर्म में, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर में। अब सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पे आपको रिएक्शंस करना पड़ेगा, मैं आगे रिएक्शन से समझाऊंगी। तो आप एक बात करो, सबसे पहले जब ओर निकालते हैं तो उसका तरीका होता है ओर को कंसंट्रेट करना। कंसंट्रेट मतलब जो जिस ओर में जो ज्यादा है उसको इकट्ठा कर लो पहले। तो ये तो कहानी दी हुई है कि क्या ये आप नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि देखिए 3 कैटेगरी में कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए लिखा है ना, रिएक्टिविटी के बेसिस पे जो मेटल्स है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जो सबसे कम रिएक्टिव है, मेटल्स विद मीडियम रिएक्टिविटी मतलब थोड़ा मीडियम में है, और मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है। अब इन्हीं तीनों का अपनी अपनी टेक्निक होगी, मतलब इसकी अपनी टेक्निक है, इसकी अपनी टेक्निक है, इसकी अपनी,
इन सब का यूज करेंगे, हम काम करेंगे। तो देखिए इधर लिखा है जो बहुत हाईली रिएक्टिव है, ये सब क्या है, हाईली रिएक्टिव। मैं इधर बता रही हूँ सबका इंपॉर्टेंट है, ये हाईली रिएक्टिव है, इनका आप इलेक्ट्रोलिसिस करा लो। क्या करा लो, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है अभी आगे मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। दूसरा, जो मीडियम में आते हैं उनका आप क्या करा दो, रिडक्शन कार्बन से, और जो फ्री है फ्री ही पड़े रहेंगे, वो फ्री ही रहेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए तरीका, ये जो आपका फ्लो चार्ट दिया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप तरीका सीखो कैसे आपको काम करना है। तो चलिए बात करते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया है ओर। क्या आप सबसे पहले मिनरल से क्या बनाओगे, ओर, ठीक है, बना लिया। इस ओर को आप इकट्ठा करोगे, कंसंट्रेट करोगे। क्या करोगे, कंसंट्रेट। फिर इनको तीन कैटेगरी, कौन सी, हाई रिएक्टिविटी, मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। मैंने आपको बताया जो हाई रिएक्टिव है इलेक्ट्रोलिसिस, अभी मैंने बताया। अब बात आती है मीडियम और लो वाले में। तो याद करिएगा जो मीडियम होते हैं, मीडियम में दो कंडीशन होती है, दो ओर्स पॉसिबल है, एक कार्बोनेट ओर। अब कार्बोनेट ओर कैसे आप पहचानोगे, तो उसमें याद रखिएगा CO3 का होगा, जरूर CO3 होगा। सल्फाइड में आपका सल्फर होगा, क्या होगा, सल्फर होगा। तो इससे आप पहचान लोगे ओर, ठीक है। अब क्या करना है, मेरी बात ध्यान सुनिए। एक टर्म है कि जैसे आपने पढ़ा था, मान लीजिए एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो आपको पता है ये कौन सी ओर हो गई बेटा, दिस इज कार्बोनेट ओर हो गई ना। इसको क्या करना है, सिंपली आपको हीट कर देना है। क्या करना है, हीट करना है, ठीक है। जब आप हीट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2 बन गया कि नहीं बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आप रखते आ रहे हो। तो देखो आप इसको सिंपली हीट कर रहे हो तो ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्साइड। इस ऑक्साइड का फर्दर क्या करा देंगे हम, रिडक्शन। क्या कराएंगे, रिडक्शन। तो यहां से कैल्शियम मिल जाएगा प्योर। मतलब मेरी बात समझ में आई। क्या करना है आपको, कोई भी कार्बोनेट और है तो उसको सिंपली हीट कर देना है, तो आपका ऑक्साइड बनेगा, और फर्दर जो ऑक्साइड होगा उसका रिडक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका मेटल मिल जाएगा जो चाहिए। तो सुनिए, अगर किसी चीज को हम सिंपली हीट करते हैं, सिंपल केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, अगर किसी कार्बोनेट को, किसी चीज को हम हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, मैं लिख दे रही हूँ, O2 क्या है, यहाँ पे एब्सेंस है, कोई खास जरूरत नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन। मतलब कि अगर किसी चीज को हम हीट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे कैल्सिनेशन। अब इसी का भाई है रोस्टिंग। देखिए क्या होता है, रोस्टिंग में क्या है, सल्फाइड ओर है। क्या है, सल्फाइड ओर। तो हम क्या काम करते हैं, इसको इरेज करके दिखाते हैं आपको। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आपके पास लेड सल्फाइड है। क्या है, लेड सल्फाइड है। अब आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे डायरेक्ट हीट नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, O2 की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये आपका लेड ऑक्साइड बनेगा, और प्लस साथ में SO2 गैस। फिर फर्दर इसका क्या करा देंगे हम, रिडक्शन जैसे कराते हैं, ठीक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप किसी चीज को हीट करते हो तो उसकी ऑक्साइड और गैस मिलती है SO2, जिसे हम बोलते हैं इस फिनोमेना को रोस्टिंग। क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। तो बस इतना याद रखिए, कार्बोनेट ओर के लिए आप कैल्सिनेशन कराओगे, जबकि सल्फाइड ओर के लिए हम आप क्या कराओगे, रोस्टिंग कराओगे। क्या कराओगे, रोस्टिंग। अभी आगे आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ मैं रुकी हूँ, ये फ्लो चार्ट आप लोग निकल लेते हो, पढ़ते नहीं हो, तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए फिर आगे फर्दर वही बात इन्होंने बोला है, देखिए जो मैंने बताया, कैल्सिनेशन, फिर ऑक्साइड मिल जाएगी, फिर रिडक्शन करा देंगे, प्योरिफिकेशन हो जाएगा। सेम जो लो रिएक्टिव है उनका केवल और केवल क्या बनता है, सल्फाइड ओर। क्या मिलेगा, केवल और केवल सल्फाइड ओर। तो आपको पता है सल्फाइड ओर का हम क्या कराएंगे, रोस्टिंग कराएंगे, किस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इतना याद रखिएगा। मेटल मिलेगा, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग मतलब उसको प्योरीफाई करना। क्या करना, प्योरीफाई। तो ये आपका फिनोमेना। अब आप में एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन किया है, एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो बेसिक्स था, लिखा हुआ है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, कैसे आप ओर्स को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे। तो आपने अभी एक चीज पढ़ा था, सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। आपने पढ़ा था मिनरल। क्या पढ़ा था, मिनरल, ठीक है। आपने पढ़ा मिनरल, राइट। आपने कहा था मिनरल जो होता है नेचुरली अर्थ क्रस्ट से जो आपने सब्सटेंस निकाल लिया, उसी को आप मिनरल बोलते थे। अब आपको पता है, अगर किसी मिनरल में कोई एक एलिमेंट बहुत रिच है, हमें वही निकालना है, ठीक है। एक एलिमेंट बहुत ज्यादा रिच है, उसको निकालना है, तो जो इकट्ठा करोगे आप, उसे आप ओर बोलते थे। तो याद रखिएगा, उस ओर में एक जो मिनरल होगा, कोई एक मिनरल जो होगा वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी तो होंगे, कम अमाउंट में भी तो मिनरल्स होंगे। तो जो मिनरल्स क्या बोल सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो उन्हें हम गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। गैंग्यू जो होता है दैट इज इम्प्योरिटी। देखिए ध्यान से पढ़िए, जो और निकाली गई अर्थ से है उसमें जो लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि सॉइल, सैंड, मेटल्स भी हो सकते हैं, अलग एलिमेंट्स भी हो सकते हैं,
उन्हें हम बोलते हैं गैंग्यू। क्या बोलते हैं? गैंग्यू। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक आपके पास और है एल्यूमिनियम की, तो उसमें एल्यूमिनियम तो होगा, उसकी हमें जरूरत है, तो वो तो प्योर हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ और मान लो थोड़े से अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट है या थोड़े से अमाउंट में कुछ भी प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गैंग्यू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्या करना है आपको? आपको साफ साफ पता है किसी भी चीज को निकालने के लिए आपको इम्प्योरिटीज पहले अलग करनी पड़ेगी। इम्प्योरिटीज क्या करनी पड़ेगी? अलग करनी पड़ेगी ना। तो क्या करेंगे हम? इस एल्यूमिनियम की ओर में से ये जो इम्प्योरिटीज है, मतलब गैंग है, उनको हटाएंगे। तो देखिए लिखा, जो इम्प्योरिटीज हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा, क्या? मेटल को निकालने से पहले। तो याद रखिएगा हमेशा सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? जो रिमूविंग होगी किसका? गैंग का। गैंग को निकालना है किसके बेसिस पे? उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बेटा? एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, एल्यूमिनियम की ओर मैंने दिया और यहाँ पे कैल्शियम है। आपको पता है कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, आप क्या कर दो? ऑक्सीजन दे दो, तो कैल्शियम को लेके भाग जाएगा। मतलब चाहे आप फिजिकल टेक्निक लाइक बीन के गिट्टी पत्थर अलग करना, जो भी आप स्टोरी बनाते हो, जो भी कहानी करते हो, तो फिजिकली भी आप अलग कर सकते हो, केमिकली भी। आप उनको क्या करोगे? पहले सेपरेट करोगे, फिर आप उसका क्या करोगे? आगे ले जाओगे कहाँ से आपको रिएक्शन करानी है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पार्ट है। किसका पार्ट है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पार्ट है। इसमें बस एक चीज याद रख लीजिएगा, गैंग क्या होता है और इसको कैसे हटाते हैं। हटाने के लिए फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही यूज करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जो बात करेंगे कि देखिए हमने क्या किया है, मेटल्स कहाँ से? लो इनएक्टिविटी सीरीज। लो मतलब वही जो लो रिएक्टिव नहीं है। एक ही कंडीशन है, देखिए सल्फाइड है ना, सल्फाइड से आप ऑक्साइड बनाओ, फिर क्या करो? रे। तो एक काम करते हैं, इस पूरे पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे पार्ट को मैं कंप्लीट करा दूंगी और आप लोग देखते रहो। हो सकता है थोड़ा सा इरिटेटिंग होगा इरिटेटिंग, लेकिन आप पढ़ते रहोगे जिसे आप समझो थोड़ा सा। हाँ, अगर बहुत बेसिक है तो बेटा एक काम करूं, मैं एनसीईआरटी बंद करूं और पीछे चलूं, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं कि क्या कैसे क्या होता है। तो क्योंकि बात ये होती है ना, जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा, आप सोचो पढ़ना कितना टफ होता है, वैसे ही एनसीईआरटी को बोलना बताना तो थोड़ा सा घुमा फिरा के इसकी बातें आधी लंदन में होती हैं, आधी अमेरिका में होती है, थोड़ा ऐसे लिखा होता है, ये दिमाग लगाना होता है। तो याद रखिएगा, चीजों को आप करते रहिए और इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट पार्ट का लास्ट वीडियो जो होगा उसी में बना दूंगी, ताकि आपका ये चैप्टर कवरेज हो जाए। तो होप सो आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो प्लीज देखते रहो, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो। ऑल द बेस्ट।